हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गया हूं मैं आपका अपना बैड एस सेयन स्पाई एक्स फैमिली के लास्ट एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। पहले इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीला और फियोना की फाइट हो रही होती है, जिसमें फियोना उसे बुरी तरीके से मार रही होती है और इसके बाद वीला उसे देखकर बहुत हैरान होता है और धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। नरेटर हमें बताते हैं कि ह्यूमन को 100% पावर उनका भीतरी दिमाग देता है और जब ये एक्टिवेट होता है तब खुद की मसल्स को भी चोट लग सकती है, जैसे अभी फियोना के साथ हो रहा है। अभी के लिए फियोना को पावर उसका भीतरी दिमाग दे रहा है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी है। इसके बाद फियोना दोबारा से उसकी ओर आगे बढ़ती है और कहती है, तुम बहुत कमजोर हो, तुम मरने से डरते हो, तुम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन मैं नहीं डरती, मुझे उस आदमी पर पूरा भरोसा है और मैं हमेशा ही उसके बारे में सोचती हूँ और सिर्फ उसके बारे में ही, और यही चीज मुझे स्ट्रांग बनाती है, इसलिए तुम मुझे नहीं हरा सकते। ये सुन के व्हीलर कहता है, क्या ही बकवास है। और तभी फियोना उसे दोबारा से जोरदार किक मारती है, जिससे व्हीलर का दूसरा हाथ भी टूट जाता है और साथ में फियोना का पैर भी डिसलोकेट हो जाता है। व्हीलर सोचता है इसके हाथ और पैर दोनों ही डिसलोकेट हो गए हैं, तो अगर मैं इससे दूरी बना लूं तो ये मुझ पर दोबारा से अटैक नहीं कर पाएगी। लेकिन फियोना अपने टूटे हुए हाथ से उसे जोरदार मुक्का मारती है, जिससे व्हीलर बहुत बुरी तरीके से गिरता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन ये देखकर फियोना बिल्कुल भी नहीं रुकती, वो दोबारा से उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन ट्वाइलाइट अपना मास्क उतारकर उसे रुकने के लिए कहता है। वो कहता है, तुम्हें उसे मारने की जरूरत नहीं है और खुद भी मरने की जरूरत नहीं है। फियोना उसे देखकर हैरान होती है। वो कहती है, क्या तुम ठीक हो, और जल्दी से उसके पास जाने लगती है। लेकिन उसके पैर डिसलोकेट होने की वजह से वो वहीं गिर जाती है। ट्वाइलाइट कहता है, तुमसे तो अच्छी हालत में हूँ। इसके बाद वो लोग व्हीलर को बांध देते हैं। ट्वाइलाइट कहता है, अगर ये एक बार जेल चला गया तो इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है, लेकिन ये काम हेडक्वार्टर पर ही छोड़ देते हैं। फियोना कहती है, बिलीव करना मुश्किल है कि इसके जैसा आदमी तुम्हें हरा सकता है। लेकिन तभी फियोना शर्माते हुए सोचने लगती है, आखिर वो कितनी देर से उठा हुआ था, कहीं उसने मेरी व्हीलर से कही हुई बातें तो नहीं सुन ली। ये सोचकर ही फियोना उसे गुस्से में देखने लगती है और सोचती है, मुझे देखना पड़ेगा इसने मेरी बातें नहीं सुनी हो। अगर इसने सुनी है तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, ये मैं क्या कह रही हूँ। ट्वाइलाइट उसे देखकर डर जाता है और सोचता है, लगता है नाइटफॉल मुझसे ज्यादा ही गुस्सा है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया है। लेकिन ट्वाइलाइट उसे शांत करने के लिए कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। तुमने उस दिन कहा था मैं मिशन के लिए ज्यादा ही आगे बढ़ जाता हूँ। नरेटर कहता है, इसे कुछ भी नहीं पता। फियोना सोचती है, सही कहा, तुम हमेशा मिशन के लिए आगे बढ़ जाते हो। लेकिन फियोना कहती है, तुम्हें ये हाथ पर चोट कैसे लगी। ट्वाइलाइट कहता है, जब मैं यूरी से लड़ रहा था तब मुझे ये चोट लगी। फियोना कहती है, तो क्या तुमने उसे खत्म कर दिया। ट्वाइलाइट कहता है, यूआर ने मुझसे शादी करने में बस एक ही कंडीशन रखी थी कि वो अपने भाई को खुश देखना चाहती है। अगर उसने उसे खो दिया तो वो जीने की चाह खो देगी, जिससे हमारा मिशन खतरे में आ सकता है। ये सुनकर फियोना सोचती है, जब भी मैं उससे योर का सवाल पूछती हूँ वो हमेशा मिशन का बहाना बना देता है। लेकिन उसकी बात एकदम सही है, लेकिन इस बात को मिशन से जोड़ देना बहुत ही गंदी चाल थी ट्वाइलाइट। इस पर तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकती। ट्वाइलाइट कहता है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना सीक्रेट पुलिस वाले हमें जल्दी ढूंढ लेंगे। लेकिन तभी उनके पीछे कैप्टन गैस्क्वाइन आ जाता है और ये देखकर ट्वाइलाइट शॉक हो जाता है। लेकिन ये उनका ही एजेंट होता है जिसने अपना भेष बदला हुआ था। वो चिल्लाकर कहता है, बातों के लिए बहुत ही खतरनाक जगह है, जल्दी चलो यहाँ से। ट्वाइलाइट उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। वो उसे व्हीलर को उठाने के लिए कहता है और वो खुद फियोना को उठा लेता है। फियोना ये देखकर बहुत शर्माती है और कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं अपने पैरों पर चल सकती हूँ। ट्वाइलाइट कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या, वो हमें आसानी से पकड़ लेंगे, तुम हमेशा मिशन के चक्कर में आगे निकल जाती हो। फियोना कहती है, बताओ क्या भी कौन रहा है। एजेंट कहता है, तुम दोनों ही बहुत आगे बढ़ जाते हो। लेकिन फियोना सोचती है, मैं ये और नहीं देख सकती, जल्दी से मुझे नीचे उतारो, नहीं तो मेरा दिल फट जाएगा और मैं सच में ट्वाइलाइट की बाहों में आ जाऊंगी। इसके बाद वो लोग गटर से छुपते हुए निकलते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। दूसरा एजेंट कहता है, हमारी किस्मत अच्छी थी जो यहाँ पर कोई भी पुलिस नहीं लगी है, उन लोगों ने किसी वजह से इसमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया। ट्वाइलाइट कहता है, लेकिन व्हीलर को पकड़ के हमने वेस्ट को अभी के लिए प्रोटेक्ट कर लिया है। तभी नरेटर कहता है, फियोना को अब पूरी तरीके से होश आने की वजह से अब उसे दर्द हो रहा है। एजेंट कहता है, हाँ, लेकिन सुनने में आया है कि हमारा खबरी भी पकड़ा गया है। इसलिए दूसरा एजेंट कहता है, तो ये हमारे लिए एक साफ जीत नहीं है। तभी पहला एजेंट ट्वाइलाइट से कहता है, आज के लिए बहुत हो गया, चलो जाकर कहीं पर ड्रिंक करते हैं। ये सुन के ट्वाइलाइट शॉक हो जाता है और कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इमरजेंसी के लिए यहाँ आया था, अगर मैं जल्दी घर नहीं गया तो गड़बड़ हो जाएगी। एजेंट कहता है, हमेशा की तरह वही फैमिली मैन वाली बातें, आखिर कभी तो फैमिली मैन से बाहर आओ। ट्वाइलाइट कहता है, लेकिन फैमिली मैन होना ही तो मेरा मिशन है और स्पेशली आज के लिए। एजेंट पूछता है, तो क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। ये सुन के फियोना बहुत खुश होती है। ट्वाइलाइट कहता है, मुझे नहीं पता उसे फाइट कहनी भी चाहिए या नहीं, लेकिन ऐसा कह सकता है कि मुझे उसकी फीलिंग समझने में प्रॉब्लम हो रही है। एजेंट कहता है, तो ये सब महान ट्वाइलाइट के साथ भी होता है। फियोना सोचती है, तो क्या ये मेरा चांस है 5 का रोल करने का। वो कहती है, फिर तो हमारा मिशन खतरे में आ रहा है, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। वो सोचती है, मदद करने के बहाने बात को आगे बढ़ा दूंगी और फिर मैं उसकी वाइफ बन जाऊंगी। ये सुन के ट्वाइलाइट और एजेंट कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसके बाद लॉयड वापस से अपने घर आ जाता है। वो सोचता है, आज का दिन बहुत लंबा था, ये देखकर ऐसा लग रहा है मैं बहुत सालों बाद घर आ रहा हूँ।
लॉयड दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सोचता है मुझे यॉर्क के गुस्से का रीजन पता करके उसे शांत करना ही पड़ेगा। जैसे ही वो अंदर जाता है यॉर्क खुशी से उसका स्वागत करती है। ये देखकर लॉयड हैरान हो जाता है और वो अचानक से थकने की वजह से वहीं पर गिर जाता है। यॉर्क उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? ट्वाइलाइट परेशान होकर सोचता है लगता है मैं मिशन के लिए ज्यादा ही आगे बढ़ जाता हूँ, मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा। पता नहीं इसकी स्माइल के पीछे कौन सी नफरत छुपी हो। यॉर्क उससे पूछती है तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? लॉयड कहता है इमरजेंसी में आज रेसलर आ गया था इसलिए मेरी ऐसी हालत हो गई है। लॉयड यॉर्क से आन्या के बारे में पूछता है। यॉर्क कहती है वो तो आते ही थककर सो गई। यॉर्क कहती है तुम तो बहुत थक गए हो, तुम्हें भी सो जाना चाहिए। लेकिन लॉयड कहता है उसके पहले मैं तुम्हारी सुबह वाली बात को सुनना चाहता हूँ और अचानक जाने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। ये सुन के यॉर्क कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। वो तो मैंने फ्रेंड्स की शिकायत सुनी उनके हस्बैंड के बारे में, इसलिए मुझे लगा शिकायत करना बहुत नॉर्मल होता है और ये नॉर्मल कपल होने की निशानी होती है, इसलिए मैंने वो सब कहा था। ये सुन के लॉयड को बुरी तरीके से चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पर गिर जाता है। वो सोचता है मेरे पास अब और ताकत नहीं बची है सुनने समझने और कुछ कहने की। यॉर्क परेशान होकर कहती है क्या एम्बुलेंस को कॉल कर दूं? लॉयड उससे कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकती हो? तुम आज का और कल का सारा घर का काम संभाल लेना। ये सुन के यॉर्क बहुत खुश होती है। उसे खुश देख कर लॉयड उससे पूछता है तुम इतनी खुश क्यों हो? यॉर्क कहती है मुझे लगता है असल में मैं जो चाहती थी वो शिकायत नहीं थी, बल्कि मैं तुम्हारे काम आना चाहती थी। मैं जानती हूँ तुम हर काम में अच्छे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ जब तुम्हें जरूरत पड़े तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँ, इसलिए हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश मत करा करो। इसलिए तुम्हारी हेल्प मांगने पर मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर लॉयड उसे थैंक यू बोलता है और कहता है ये सुनकर ही मुझे अच्छा लगा, लेकिन वो सोचता है मैं जिस दुनिया में रहता हूँ वहाँ पर सिर्फ परफेक्ट लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं। व्हीलर को देखकर मुझे मेरी कमजोरियों का एहसास हो गया है। इसके बाद वहाँ यूरी आ जाता है। यॉर्क उसे देखकर कहती है तुम्हें तो चोट लगी है, आखिर सब लोगों को आज हुआ क्या है? यूरी कहता है सबसे तुम्हारा क्या मतलब है? और फिर यूरी लॉयड को घूर कर देखता है। लॉयड कहता है मेरी ऐसी हालत तो रेसलर की वजह से हो गई है। इसके बाद लॉयड चाय बनाने लगता है और उसे अपना हाथ उठाने में प्रॉब्लम होती है। ये चीज यूरी देख लेता है और सोचता है इसी हाथ में तो ट्वाइलाइट को चोट लगी थी। तभी वो उस पर शक करने लगता है और जाकर उसके हाथ को अच्छे से देखता है, लेकिन उसे कोई भी चोट का निशान नहीं दिखता। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। यॉर्क उससे पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो? यूरी कहता है मैं बस आग से बचाने के लिए उसकी स्लीव से ऊपर कर रहा था। यूरी सोचता है वो ये नहीं हो सकता, मेरे जैसा दिखने के लिए उसे मुझ पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यॉर्क यूरी को जाने के लिए कहती है क्योंकि लॉयड बहुत थक चुका था। यॉर्क लॉयड से कहती है कि तुम्हें शावर लेकर रेस्ट करना चाहिए। ये देखकर लॉयड भी बहुत खुश होता है और लॉयड के नहाते वक्त हमें पता चलता है कि लॉयड को इस बात का पहले से ही अंदाजा था, इसलिए उसने पहले से एक पट्टी अपने हाथ पर बांध ली थी जो कि स्किन की ही तरह थी। लॉयड सोचता है कहीं उसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया था। ये सोचकर लॉयड बहुत परेशान होता है। जैसे ही वो नहाकर बाहर आता है उसे जलने की बदबू आती है और धुआं दिखाई देता है। वो सोचता है कहीं यूरी वापस तो नहीं आ गया, लेकिन जब वो जाकर देखता है तो यॉर्क गलती से उसकी शर्ट आयरन करते हुए जला देती है। ये देखकर लॉयड सोचता है मैं ये सब देखकर थक चुका हूँ, लगता है मुझे आराम ही करना चाहिए। हम देखते हैं कि फियोना हॉस्पिटल में एडमिट होती है क्योंकि उसके हाथ और पैर दोनों पूरी तरीके से टूटे हुए होते हैं। एंड हम देखते हैं कि उससे मिलने के लिए डायरेक्ट गोरी आ जाते हैं। ये फियोना से उसका हालचाल पूछते हुए कहते हैं मैंने सुना था कि तुम सीढ़ियों से गिर गई हो। और ये कहता है भले ही तुम दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी क्यों ना हो, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। ये सुन के फियोना उसके मुंह पर बोल देती है मैं तो ठीक हूँ, तुम बस यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुन के गोरी का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए VIP रूम बुक किया और तुम मुझसे ऐसी बात कर रही हो। फियोना कहती है अच्छा थैंक यू, नाउ गेट आउट। मतलब यहाँ पर फियोना डायरेक्टर को बिल्कुल भी भाव नहीं देती और ये देखकर डायरेक्टर की रोंदी सी शकल हो जाती है। तभी पीछे से एक नर्स आ जाती है जो कि डायरेक्टर को यहाँ से जाने के लिए कहती है और धक्के मार के उसे बाहर निकालने लगती है। बट डायरेक्टर कहता है मुझे याद आ गया, मैं तो यहाँ तुम्हें ये देने के लिए आया था। इसके बाद डायरेक्टर उसे वो VIP फाइल देता है और कहता है इसमें VIP पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन है जिन्हें डॉक्टर फौजर देख रहे हैं, इसलिए ये फाइल उन्हें दे देना। फियोना कहती है तुम तो डायरेक्ट भी उन्हें दे सकते थे ना, मुझे क्यों दे रहे हो? ये सुन के डायरेक्टर सोचता है मुझे उस आदमी से बात करने में भी चिढ़ मचती है और साथ में मुझे इससे मिलने का बहाना भी तो चाहिए था ना। लेकिन वो कहता है आज वो छुट्टी पर है, इसलिए ये फाइल मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसके बाद नर्स उसे धक्के मार के बाहर निकाल देती है और कहती है ये कोई बहाना नहीं होता एक मरीज को परेशान करने का। और डायरेक्टर भी वहाँ से रोते हुए चला जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये नर्स और कोई नहीं सिल्विया है। फियोना उससे पूछती है तुम आखिर यहाँ कर क्या रही हो? सिल्विया कहती है ये कोई तरीका होता है अपने बड़ों से ऐसे बात करने का जो कि तुम्हें देखने के लिए आए हैं? फियोना उससे पूछती है यहाँ पर माइक वगैरह तो नहीं है? सिल्विया कहती है मैंने चेक कर लिया है और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद सिल्विया वो VIP फाइल्स को देखने लगती है और कहती है लगता है हमारा हॉस्पिटल वाला मिशन एकदम सही चल रहा है। फियोना कहती है अगर तुम्हें यहाँ कोई काम धंधा नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुन के सिल्विया चिढ़ जाती है और उसे मुक्का मारने की कोशिश करती है। वो गुस्से में कहती है मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी जगह पर काम कर रही हूँ, तुम्हें पता भी हमारे पास ऐसे काम करने के लिए और लोग नहीं है। फियोना ये सुन के कहती है मुझे दर्द हो रहा है, अभी रुक जाओ वरना मैं नर्स को बुला दूंगी। सिल्विया खुश होते हुए कहती है और साथ में मैं ये यूनिफॉर्म भी पहनना चाहती
थी। इस उनके फियोना कहती है प्लीज सीरियस होकर काम करिए। इसके बाद सिल्विया उसे उसकी मेडिकल रिपोर्ट देती है और कहती है तुम्हारी बहुत सी हड्डियां टूट चुकी हैं बट वो एकदम साफ तरीके से टूटी हैं, मतलब ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। सिल्विया कहती है वैसे तो ये अच्छी बात है, तुम डिस्चार्ज होकर सीधा काम पर आ सकती हो। फियोना सोचती है यॉर से बदला लेने के लिए जो मैंने ट्रेनिंग की थी क्या उसकी वजह से मुझे ये इंजरी आई। सिल्विया उसे परेशान देखकर उससे कहती है तुमने व्हीलर को पकड़ के बहुत अच्छा काम किया, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी ड्यूटी थी पर यह बहुत ज्यादा खतरनाक भी था। सिल्विया प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगती है और कहती है बस मिशन के लिए ज्यादा आगे मत बढ़ जाया करो, मेरी जूनियर होने के नाते मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो। वेल ये सुन के फियोना काफी शॉक होती है लेकिन वो कहती है तुम मेरी चिंता इसलिए कर रही हो क्योंकि मैं तुम्हारा काम परफेक्टली करती हूँ। सिल्विया कहती है वेल मैं इस बात से इनकार तो नहीं कर सकती बट वो कहती है अपने आप को आगे बढ़ाते रहो, बस ज्यादा आगे मत जाना, ना ही खुद के लिए और ना ही उसके लिए। असल में सिल्विया यहाँ पर ट्वाइलाइट की बात कर रही होती है। जैसे ही फियोना को ये चीज रियलाइज होती है वो शर्म से लाल हो जाती है। वो सोचती है क्या सिल्विया को मेरी फीलिंग्स के बारे में पहले से पता है। और फिर इसके बाद आन्या के घर पर आते हैं जहाँ पर आन्या यॉर का खाना देखकर शॉक होती है। वो कहती है ये तो हो ही नहीं सकता, मॉम की कुकिंग बेहतर हो गई है बट थोड़ी सी, मतलब ये चीज आन्या के लिए काफी शॉकिंग होती है। ये सुन के यॉर कहती है तो सुबह जल्दी उठकर रेसिपी बुक से खाना बनाना काफी वर्थ इट था। लॉयड कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो सोचता है इसे तो मुझसे भी ज्यादा चोट आई है, आखिर इसकी ये हालत हुई कैसे। यॉर ये सुन के कहती है कोई बात नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि आज के दिन तुम रेस्ट करो। ये सुन के लॉयड यॉर को थैंक यू कहता है और सोचता है मुझे कल की सभी चोटों से जल्दी ठीक होना पड़ेगा। ये चीज आन्या अपने माइंड में सुन लेती है और वो सोचती है तो क्या पापा कल स्पाई बैटल कर रहे थे और इससे उन्हें चोट भी लग गई। आन्या कहती है तो क्या हम बाहर घूमने के लिए नहीं जा सकते। लॉयड कहता है आज मुझे अपने रूम में ही रेस्ट करना है और साथ में जो फाइल्स का ढेर लगा है उसका काम भी मुझे ही करना है। यॉर आन्या से कहती है मैं तुम्हारे साथ खेल लेती हूँ। लॉयड कहता है अगर तुम्हें होमवर्क में मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना। ये सुन के आन्या अजीब सा चेहरा बना लेती है और कहती है आप जाओ और रेस्ट ही करो। इसके बाद आन्या एनिमल्स की ड्राइंग बना रही होती है और आन्या से पूछती है क्या तुम्हें कल जू में मजा आया। ये सुनकर आन्या बहुत खुश होती है और वो कहती है मुझे कल बहुत ज्यादा मजा आया। यॉर आन्या से कहती है क्या तुमने अपना बैग साफ किया और याद से रुमाल को लॉन्ड्री में डाल देना। ये सुनकर आन्या जल्दी से जाती है और अपना बैग ले आती है और वो उस बैग में से लॉयन का सॉफ्ट टॉय दिखाती है। ये देखकर यॉर बहुत खुश होती है। आन्या कहती है मैंने पहली बार शेर देखा, ये जंगल का राजा होता है, ये बहुत ही ज्यादा कूल है ना। लेकिन ये देखकर बॉन्ड पूरी तरीके से जल जाता है और वो जल्दी से अपने बालों को शेर की तरह बनाने की कोशिश करता है। बॉन्ड को देखकर आन्या बहुत खुश होती है और कहती है बॉन्ड तो जानवरों को राजा लग रहा है। आन्या कहती है तो क्या तुम एलिफेंट भी बन सकते हो, वो जिनकी नाक लंबी होती है। ये सुनकर बॉन्ड एकदम से कंफ्यूज हो जाता है और लिटरली अपनी नाक को बड़ा करने के लिए उस पर जोर देने लगता है। वो इतना जोर लगा लेता है कि उसकी नाक ही बह जाती है। इसके बाद आन्या उसे जिराफ की फोटो दिखाती है और कहती है तुम ये भी बन सकते हो क्या, जिनकी गर्दन एकदम लंबी होती है। बॉन्ड भी जिराफ बनने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर यॉर आन्या को ये करने के लिए मना करती है। वो कहती है इससे बॉन्ड को चोट लग सकती है। लेकिन तभी यॉर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है हम इसके पैर और गर्दन को पानी से भिंगा देते हैं जिससे जिराफ जैसा पतला दिखने लगेगा। इसके बाद वो लोग बॉन्ड के पैर और उसकी गर्दन को पानी से भिंगा देते हैं। आन्या उसे देखकर हैरान होती है और कहती है ये तो पहाड़ी बकरे जैसा लग रहा है। ये देखकर यॉर बॉन्ड से सॉरी बोलती है और दोबारा से उसके बालों को फिर से वैसा ही कर देती है। यॉर बॉन्ड को ब्रश करते हुए कहती है तुम जैसे हो वैसे ही ठीक लगते हो। आन्या उसे देखकर कहती है ये तो बहुत खुश लग रहा है। यॉर कहती है अब इसके बाल पहले से ज्यादा चमक रहे हैं। ये देखकर आन्या कहती है मुझे भी चमकना है। इसके बाद यॉर उसके बालों को भी ब्रश करने लगती है। आन्या खुश होकर पूछती है तो क्या अब मैं भी चमक रही हूँ। यॉर कहती है बिल्कुल, तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो। तभी वहाँ पर फ्रैंकी आ जाता है। वो कहता है ये लो लॉयड, जो तुमने सामान मंगाया था वो मैं लेके आ गया हूँ। आन्या उसे अपने बाल दिखाने लगती है और कहती है देखो मैं कितनी चमक रही हूँ। यॉर फ्रैंकी को हेलो बोलती है और फ्रैंकी कहता है लॉयड ने तो मुझे अपना डिलीवरी बॉय समझ रखा है, जब देखो सामान ही मंगाता रहता है। तभी आन्या यॉर से कहती है चलो इसके बाल भी चमका देते हैं। फ्रैंकी ये सुनकर डर जाता है। वो कहता है आखिर तुम क्या करने की सोच रही हो। यॉर कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते, बिना फ्रैंकी के इन बालों को कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा। फ्रैंकी कहता है तुम्हें ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था। इसके बाद आन्या उसके बालों को चमकाने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है और अपना ये मिशन शुरू कर देती है। फ्रैंकी कहता है अगर मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा तो मैं ऐसे बाल बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। वो बॉन्ड से चिल्ला के कहता है ओए डॉगी, तूने भी मेरे को धोखा दे दिया, तू तो मेरी साइड था ना। लॉयड ये सारी आवाजें सुन के अपने रूम से बाहर आता है और ये सब तमाशा देखकर वो दोबारा से अपने रूम में चला जाता है। और इसके बाद हमें आन्या का सपना देखने को मिलता है जिसमें आन्या बड़ी क्यूट तरीके से बॉन्ड के साथ खेल रही होती है और ये काफी होलसम सा मोमेंट होता है जो कि हमें एज अ फैन सीजन 3 के एंड होने पर एज अ ट्रिब्यूट देखने को मिलता है। मैं पर्सनली ये चाहूंगा कि तुम लोग इसे खुद जाके देखो।
क्योंकि ये काफी होलसम सा मोमेंट होता है और काफी क्यूट लगती है आन्या इसमें। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था स्पाई एक्स फैमिली के एपिसोड 13 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। एंड इसकी मांगा वाली वीडियो भी आप लोगों को 2-3 दिन में देखने को मिल जाएगी, तो तब तक के लिए आप लोग वेट करिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में।